बाबर जब इसके पिता की मौत हो गई तो इसकी उम्र जो थी वो थी 11 वर्ष और 4 माह। मैं क्यों कह रहा हूं उसको कि वो एक वॉरियर था। जब इसके पिता एक बार कबूतर उड़ा रहे थे उमर शेख मिर्जा, तो उनके ऊपर एक मकान की दीवार गिर गई और इसके पिता की डेथ हो गई 1494 में। तो इसके पिता के खिलाफ, यानी इसके जो पिता का साम्राज्य था उसको हड़पने के लिए इसके ताऊ और इसके मामा दोनों ने संगठन बना लिया, यानी इसके पिता के साले और इसके पिता के बड़े भाई ने, इसके ही संबंधियों ने इसके खिलाफ क्या है संगठन बनाया उमर शेख मिर्जा के खिलाफ में कि भाई इसके शासन को हम हड़पेंगे, और उन्होंने उसको हड़पा भी। हालांकि अगर मैं आपको बताऊं कि बाबर की जो पूरी जिंदगी रही, बाबर को जो मैसेज है, बाबर को जो नॉलेज है, बाबर को जो लड़ाका, बाबर को जो मतलब शक्ति दी है, वो उसकी दादी ने दी है। उसको जो टीचिंग्स मैं भी आगे आगे बताऊंगा उसने हुमायूं को क्या सिखाया, तो उसकी टीचिंग्स यही थी कि अभी हम उनके बारे में बात करेंगे कि बाबर को जो कुछ सिखाया गया या बाबर ने जो कुछ भी जैसे बाबरनामा में लिखता है वो, या हुमायूं को उसने क्या मैसेज दिया, ये सब उसकी दादी के द्वारा प्रदत्त था, उनके द्वारा दिया गया था। ये जीवन में कठिनाइयां बहुत रही और बाबर ने कभी गिव अप भी नहीं किया, अपने मरते दम तक गिव अप नहीं किया, थोड़ा नहीं उसने। कठिनाइयां ये शुरू हुई कि जो इसके वंशज थे वो यूं तो महत्वाकांक्षी थे और तैमूर की राजधानी हुआ करती थी समरकंद। तो उस टाइम पे ये माना जाता था कि समरकंद पर जिसका नियंत्रण होगा वही मध्य एशिया में एक बड़ी शक्ति होगा। तो इसके पिता का वो स्वप्न तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन 11 साल 4 महीने का बच्चा, इसके बारे में कहा जाता है कि ये आपका बचपन में ही बूढ़ा हो गया बाबर। और बचपन में ही बूढ़ा हो जाने का अर्थ यह है कि बचपन में ही उसके हिस्से जिम्मेदारियां आ गई। अभी जानते हैं 12 वर्ष कोई उम्र नहीं होती, 11 वर्ष 4 माह। तो 12 वर्ष की अवस्था में जब बैठता है, और बाबर जो है वो सिया मत का अनुयायी था और आपका सैवानी खान जो है वो सुन्नी मत का अनुयायी था। तो सैवानी खान एक शक्ति बनकर के उभर रहा था और 8 महीने के बाद में उसी सैवानी खान ने बाबर को लौटने को मजबूर कर दिया। अब बाबर का सपना तो ये था कि मिड एशिया में कंट्रोल बनाना है, उसके लिए समरकंद को कंट्रोल करना होगा। गया कि यार अपना जीवन तो शायद भटकते हुए गुजरेगा और जो अपना उद्देश्य है वह हमको हासिल नहीं होगा। और इसी के बारे में कहते हैं कि तीसरे प्रयास में जब वह असफल हो गया बाबर, तो घाटियों में घूमता फिरता था अपने कुछ सैनिकों के साथ में, और वहां पर उसने बाबर ने स्टेटमेंट दिया था कि मैंने कोई भी 2 रमजान एक जगह नहीं मनाए, कोई भी 2 रमजान। तो इस स्टेटमेंट से आप ये समझ सकते हैं उसके शुरुआती दिनों में वो कह रहा है कि मेरा जीवन जो है एक भटकाव का जीवन है, एक अस्थिर जीवन है। प्रदीप सिंह क्या कह रहे हैं, दिखाओ मुझे। अरे यार भाई, कह रहे हैं तुम सच में यार हिंदू समाज पर कलंक हो। अच्छा, मैंने बाबर को यहाँ पर ये बोल दिया कि वो एक शानदार लड़ाका है तो इसलिए मैं हिंदू समाज पर कलंक हूँ। ये तो बड़ी कमाल की बात हुई, ऐसे समाज पर कलंक हो जाते हैं। बड़ी अच्छी परिभाषा है यार तुम्हारे पास तो। और इसमें कोई शक नहीं है। प्रदीप भाई, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मेरे दोस्त, जब बाबर ने यहाँ पर आकर के लड़ाई लड़ी, या जितने आक्रमणकारी इस देश में आए वो तलवार लेकर के आए, हिंदुस्तान के बहुत वीरों ने उनका सामना किया, लेकिन वो फिर भी क्यों आ गए? वाई? सीधी सी बात है भाई, उनका जो अनुभव कहें या ये कहें कि उस समय की परिस्थितियां उनके भाग में चली गई, या हम कहें भाग्य ने उनका साथ दे दिया, या हम कहें कि हमारे नेताओं के अंदर जो है, हमारे जो नेतृत्व करने वाले लोग थे उनमें आपसी फूट थी, तो क्यों थी? वाई? उनके अंदर क्यों नहीं थी जो आक्रमणकारी आए? मैंने आपको बताया उनके अंदर भी थी, उनके भी सरदार अक्सर झगड़ते रहते थे, शासन के लिए महत्वाकांक्षी होते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने शासन क्यों किया? वाई? इसके लिए तो हिंदू और मुस्लिम का चश्मा पहनने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको। आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ, कुछ ना कुछ तो ज्यादा रहा होगा तभी तो शासन किया। कूटनीति रही होगी, दूरदर्शिता रही होगी, या सैन्य संगठन मजबूत रहा होगा, तो कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। अब बोले नहीं जी हम तो हिंदू है, हम तो इस बात को नहीं मानेंगे। अब आप बेशक मत मानो कि बाबर नाम का कोई व्यक्ति भी आया था, अब तुम यही मत मानो कि अकबर नाम का कोई राजा भी रहा। तो जहां पर जिसके कार्य, जैसे मैंने कहा सिकंदर लोदी एक नाकारा शासक था, जो इतिहासकार लिख रहे हैं उसको कैसे आप झुटलाएंगे बताओ? आप कहोगे नहीं जी हमें तो एक नया इतिहास लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए बाबर को पोलियो था। बाबर बस पड़ा रहता था एक खाट पर, और कोई राजा था हिंदुस्तान का, उसने उसको 4 वर्ष के लिए दिल्ली की गद्दी भेंट कर दी जीत करके। कोई एक बहादुर शासक था भारत में, उसने दिल्ली को जीता और गिफ्ट किया, अच्छा तुझे पोलियो है, ये ले 4 वर्ष का शासन दिल्ली का हम तुझे गिफ्ट में दे देते हैं। इसको बेचारे को थोड़ा सा दिक्कत हो गई है शरीर में। इस तरह का इतिहास मैं तुम्हारे लिए बना दूं नया, मूर्ख इंसान, समझो वापस आओ। तो उसके जो सैनिक अनुभव थे बहुत ज्यादा थे, और कहते हैं कि अब जैसे आप कंपैरिजन करो राणा सांगा से, अगर हम कि भाई जो संग्राम सिंह जी थे उनसे अगर हम कंपैरिजन करें बाबर का, तो बाबर कहां पर टिकता है, तब तुलनात्मक अध्ययन होगा। खानवा की लड़ाई से पहले एक ज्योतिष ने यह बोल दिया था कि ये जो युद्ध है ये राणा सांगा जी के पक्ष में जाएगा। उसके सैनिकों ने सुना कि राणा सांगा जी के शरीर पर 80 घाव हैं, उन्होंने 100 युद्ध लड़े हैं, कोई नहीं आ रहा। भाई साहब, सेना की तो हालत खराब हो ही जानी है। उसको पता चला यार 7.5 फीट के हैं वो, और जिसके तलवार लगेगी उसके 2 हिस्से होने हैं। ताकतवर तो बाबर भी था। बाबर ने जब ये सुना कि उसकी सेना डिमोटिवेट हो रही है, उसके सैनिकों में स्थिति ये हो गई थी, उन्होंने कहा था भाई साहब हम तो उल्टे जाएंगे, हमें नहीं लड़ना, हमें नहीं रहना। तब बाबर ने जो वहां पर स्पीच दी, उसने जो उसकी सेना के अंदर उत्साह भरा, उसने अपने सैनिकों से जो कहा ना कि मैं तुमसे अब कभी जीवन भर तमगा कर नहीं लूंगा, उसने जो अपने सैनिकों से कहा कि मैं शराब नहीं पीऊंगा और आज ही से मैं शराब का त्याग करता हूं, लेकिन तुम भी कुरान की शपथ लो कि मरते दम तक लड़ोगे, और इसके बाद में जिसे जहां जाना है वो जा सकता है, जिसे वापस लौटना है वो लौट सकता है। तो कहते हैं उसकी सेना के अंदर जो, यही एक कमांडर की पहचान है। मैं तुमसे बोलूं कि तुम मेरी सेना हो और अभी भी तुम्हारे अंदर जोश ना आए तो तुम्हारा खून ठंडा हो चुका है, वो हीटर मैं कहां से लाऊं?
उसकी सेना लड़ी। 16 मार्च पढ़िए सुबह 9 बजे क्या हुआ था खानवा के मैदान में, फतेहपुर सीकरी के पास में। फतेहपुर सीकरी 10 किलोमीटर। कौन पढ़ेगा? मैंने तो पढ़ लिया, तो मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम कब पढ़ोगे? झूठे इतिहास को पढ़ते पढ़ते तुम्हारे दिमाग में जंग लग चुका है। आओ एक बार पढ़ें। अगर मैं कंपैरिजन करूं उस समय की बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाओं का, तो बाबर के पास सेना कम है। बाबर के पास में कहा गया है कि बाबर के पास जो सेना थी संभवतः वो 25,000 थी, और वहीं पर इब्राहिम लोदी के पास 40,000 की सेना थी। यानी इब्राहिम लोदी के पास सेना ज्यादा थी। इब्राहिम लोदी के पास हाथी भी थे, लेकिन बाबर लेके आया भारत में क्या? तोप। देखो, बारूद तो भारत में मुगल पहले भी ले आए, मुगल नहीं सॉरी मंगोल। बारूद तो मुगल इंट्रोड्यूस कर चुके थे भारत में, लेकिन तोप कभी भारत में नहीं आई थी, कैनन कभी भारत में नहीं आई थी। और बाबर लेके आया अपने साथ में तोप, अपने साथ में बाबर लेके आया बंदूकें। इब्राहिम लोदी लड़ रहा था तलवारों से। AK-47 की गोलियों को तलवारों से काट देंगे। आज के समय में जैसे आप बोलो, सामने से कोई AK-47 लेके आ जाए और तुम बोलो मैं लाठी से गोली रोक दूंगा सारी, ये बहादुरी है या पीछे रह जाना है, समय के अनुरूप खुद को अपडेट ना कर पाना है? ये बोलो इजराइल को हम घूसों से मारेंगे, हमारे पहलवान उनको, चाइनीज छोटे छोटे से होते हैं उनको पटक पटक के मारेंगे। ऐसे वॉर लड़ा जाता है? मूर्खता से क्या तुम वॉर लड़ सकते हो? वॉर लड़ा जाता है फ्रंट पे आपकी मशीनरी और ऑटोमेशन कितना अपडेटेड है। जितने अपडेटेड आप हैं उतनी बड़ी शक्ति आप है। वो अपडेट हो गया है बाबर, और इब्राहिम लोदी को उसने धूल चटा दी। 7 दिन युद्ध चला वो। इब्राहिम लोदी, मैंने कहा इब्राहिम लोदी भी कमजोर नहीं था, वो एक सैनिक की तरह अंतिम समय तक लड़ा। लेकिन अंतिम समय में क्या हुआ? मारा गया युद्ध भूमि में। और भारत में एकमात्र शासक है जो युद्ध भूमि में मारा गया। मारे जाते हैं लोग युद्ध भूमि में, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट सेना मारी जाती। राजा पहली बार मारा गया। शब्द में अगर मैं पूछूं बाबर का उद्देश्य क्या बताया मैंने आपको, तो बाबर भारत कोई धनवन लूटने नहीं आया। बाबर का शुरुआत में मोटिव यही था कि जो वॉर हम यहां लड़ेंगे उस वॉर के बाद में वापस जाएंगे। मेन मोटिव उसका क्या है? समरकंद। कमाल की बात है, आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, तो उसका तो मेन मोटिव समरकंद ही है। तो यहां पर वो क्यों रुकेगा, इस कारण का अध्ययन करना है आपको। तो बाबर ने बाबरनामा में लिखा है, बड़ी कमाल की बात है कि हम पानीपत का प्रथम युद्ध तो जीत गए, लेकिन भारत के लोगों ने अपने घर बंद कर लिए, गांव खाली कर दिए, और जो मुख्य शहर थे उनके दरवाजे बंद कर दिए गए। हमारे सैनिकों को खाने तक के लिए नाज नहीं मिला, हमारे घोड़ों को खाने तक के लिए कोई राशन नहीं मिला, और मैं और मेरे सैनिक यहां अनाज के लिए भटकते रहे। तो जो आप सोच रहे हैं ना कि पानीपत का प्रथम युद्ध उसके शासन की शुरुआत बन गया, इसका दूसरा पहलू यह है कि पानीपत का प्रथम युद्ध उसके जीवन की कठिनाई बन गया। और जब जीवन में कठिनाई आए और कोई व्यक्ति खड़ा होकर के ये बोले दुगने उत्साह के साथ में कि हम लड़ेंगे कठिनाइयों से, तब वो व्यक्ति वॉरियर बन जाता है। इन कठिनाइयों में भारत की जलवायु उनके अनुकूल नहीं थी, गर्म जलवायु थी इधर। इन कठिनाइयों में बाबर ने यह कहा कि इन कठिनाइयों से लड़ेंगे और भारत में ही रहेंगे। अगर ये हमें लाचार करना चाह रहे हैं तो अब तो हम भारत में ही रहेंगे और रह करके लड़ेंगे। कहते उसकी सेना, जिसका मन अभी तक ये था कि वो वापस जाएगी, उस सेना के अंदर कहते उत्साह की एक, क्योंकि अगर आपके मन में एक स्पेस है कि आपको कहीं जाना है, वापस जाएंगे, तो आप उस तन्मयता से काम ही नहीं कर पाओगे। और जब वहां पर रहे तो अब इन्होंने देखा दिल्ली के पास में टारगेट अगला कौन सा है, तो उस समय पे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बाबरनामा में, बाबरनामा कोई ऑथेंटिक बेस मत समझ लेना तुम, क्योंकि बाबरनामा जब बाबर लिखता था, बाबर हर जगह लिखता था आज मैं यहां पर गया और मैंने ये युद्ध लड़ा, तंबू में रहता था, बारिश पड़ जाती थी, उसके सैनिक कंबलों से ढकते थे, बाबरनामा को बचाओ, बाबूजी मालिक आदमी किताब है इसको बचाओ। तो कहते कई बार तो किताबें गल जाती, कई बार तो उसके जो पन्ने हैं वो खराब हो गए, कई बार उनकी स्याही खराब हो गई, कई वर्षों का वर्णन ही बाबरनामा में नहीं मिलता। अब बाबरनामा में उसने लिखा है कि उस समय जब मैं भारत में आया तो भारत में सिर्फ 2 हिंदू राज्य थे, एक विजयनगर और एक आपका मेवाड़, जबकि खानदेश और उड़ीसा में भी हिंदू राज्य थे, तो उसने जिक्र नहीं किया। तो बाबरनामा एक ऑथेंटिक सोर्स नहीं हो सकता। उसने लिखा है दक्षिण में विजयनगर एक हिंदू साम्राज्य था और यहाँ राजस्थान में आपका राणा सांगा थे। तो राणा सांगा आगरा, मैंने आपको कहा था कि वो खतौली के युद्ध में हरा चुके थे आपका। तो अगला टारगेट क्या है, क्योंकि राणा सांगा भी ये सोचते थे कि बाबर बाहर से आया और बाबर वापस चला जाएगा, लेकिन जब बाबर ने ये डिसीजन कर लिया कि मैं यहीं रहूंगा, तो अब दोनों के कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए, दोनों के बीच में फिर आपका एक मतलब संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें राणा सांगा ने आरोप लगाया बाबर के ऊपर और ये कहा कि तुमने जो बयाना धौलपुर कालपी जीता है ये तुमने तुम्हारे अवैध कब्जे हैं। और वहीं पर बाबर ने एक आरोप लगाया, जैसे कि इतिहासकार LP शर्मा ने लिखा है, उन्होंने कहा है कि बाबर ने राणा सांगा पर आरोप लगाया कि तुमने मुझे युद्ध में साथ देने का आश्वासन दिया था लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं दिया, और इस कारण की वजह से दोनों लोग भिड़े और वो वॉर हुआ खानवा का युद्ध। बाबर ने बहुत सारे विरोधियों को इकट्ठा किया, कहते उनके सिरों को कटवा करके उसने एक ऊंची मीनार इकट्ठी की और उन कटे हुए सिर पर चढ़ करके उसने खुद को गाजी कहा। उसके किले से लड़कियों को अपहरण कर लिया बाबर ने। अब बाबर को तुम ये मत समझ लेना कि हम कहीं भी ये नहीं कह रहे हैं कि बाबर बहुत चरित्रवान व्यक्ति है, हम सिर्फ बाबर को कह रहे हैं कि वो एक खतरनाक लड़ाका है, उसकी जो मिलिट्री एक्सपर्टीज है वो खतरनाक है। लेकिन यहाँ पर उसने मेदिनी राय की एक लड़की को तो गिफ्ट किया, अपने बेटे हुमायूं को, एक बेटी को गिफ्ट किया कामरान को। तो यहाँ से उसके बाबर के बारे में पता चलता है कि वह
बहुत चरित्रवान व्यक्ति नहीं था, या हम कहें तो बिल्कुल भी चरित्रवान नहीं था। बंगाल में एक शासक था नुसरत खान, जो इनसे कह रहा था हाँ भाई साहब हम दिलाएंगे तुमको दिल्ली की गद्दी, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है, हम तुम्हारे साथ हैं। और बाबर बाबर को मारेंगे, दो दो दे दिए होंगे उसने उनको, दो दो लगा के उसकी पार्टी में उसने कह रहा है भाई साहब हम देख लेंगे अपना, कोई दिक्कत नहीं है। कैसी बात कर रहे हो, तुम कहो तो अभी मारें रात में, सुबह की छोड़ो अभी रात में। मैंने कहा, नहीं भाई साहब सुबह को मार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आराम से। अरे नहीं तुम बोलो तो अभी रात में ही, अभी तुरंत इधर उधर रफा दफा 2 मिनट में मामला शांत। बाबर के अंदर इतने छेद करेंगे, बाबर कंफ्यूज हो जाएगा कि हंसे कहाँ से। ऐसे इसने डायलॉग दे दिए होंगे अपना आगे कि तुम अपने आप जोड़ लेना। और बहुत अधिक शराब पीता था, बाबर के बारे में लिखा गया है, बहुत सारे नशों में वो संलिप्त रहता था। और उसने अपने पूरे जीवन जो स्ट्रगल किया, जो संघर्ष किया, उस संघर्ष ने उसको बहुत ज़्यादा कमजोर कर दिया उसके अंतिम समय में। उसके शारीरिक ताकतवर होने के बारे में मैं आपको लिख ही चुका हूँ। उसकी ताकत के बारे में क्या कहा जाता है कि वो 2 सैनिकों को अपनी बगल में दबा करके दौड़ सकता था। इवन उसके शरीर की ताकत के बारे में बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा है कि इब्राहिम लोदी, जिसको इसने पानीपत में हराया था, इब्राहिम लोदी की मां ने धोखे से किसी इसके एक बाबरची के जरिए इसको जहर दिलवा दिया था, और जहर तक को बाबर झेल गया था। बाबर के शरीर को इतना ताकतवर लिखा जाता है, वो जहर तक को झेल गया। लेकिन मृत्यु तो सबकी होती है, बाबर की भी डेथ हुई।